नमस्कार बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कैसा रहा इस पूरे हफ्ते बाजार, ये हम जानेंगे आज। और सोमवार को शेयरों में कमाई के शानदार मौके, इस पर भी करेंगे चर्चा। अपना सवाल व्हाट्सएप करें हमें 9582226666 पर। साथ ही आप फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस पर अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे सोमवार की स्ट्रैटेजी। और साथ ही एक और खास मेहमान का परिचय करा दे, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन हमारे साथ हैं। संदीप जी, स्वागत करते हैं हम आपका शो में और बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर जरा एक नजर दौड़ा लेते हैं। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन हमने देखा शेयर बाजार हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 31 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 58,200 के पास बंद होने में कामयाब रहा। तो वहीं निफ्टी में थी 17 अंकों की कमजोरी और ये 17,315 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 105 अंकों की गिरावट आज देखी गई है। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि हफ्ते के आखिरी दिन बाजार सपाट क्यों रहा। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में बड़ा सुस्ती के साथ हुआ कारोबार। बहुत छोटी सी रेंज, लाल निशान में ज़्यादातर वक्त और मतलब न खरीदने का ज़्यादा मन, न बेचने के ज़्यादा मौके। शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ हुई क्योंकि दुनिया भर के बाजारों से आए कमजोरी के संकेत, खासतौर से अमेरिका में कमजोरी का बड़ा सेशन रहा। डाउ फ्यूचर्स भी सुस्त है, हल्के लाल निशान में। उसके बाद जो हमारे अपने ट्रिगर्स से कल के सेशन में थोड़ी खरीदारी थी, लेकिन एफआईज और घरेलू फंड्स के आंकड़े थे बड़ी सुस्ती के, न ज़्यादा खरीदारी न बिकवाली। तो ऐसे में 17,300 के थोड़ा सा नीचे खुले। दिन भर बड़े 50 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करते करते नीचे 17,200-225 तक पहुंचे और वहां से रिकवरी हुई। ऊपर में 17,325 के आसपास रुकावट और फाइनली क्लोजिंग होते होते आखिरी आधे पौन घंटे में जो रिकवरी आई, बंद ठीक ठाक हो गए 17,300 के आसपास, हल्के से 15-17 पॉइंट के नुकसान के साथ। और यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। नीचे 38,800 का लो बनाने के बाद जो क्लोजिंग हुई 39,175 की, किसी भी लिहाज से बुरी नहीं मानी जाएगी। हल्के से नुकसान के साथ बैंक निफ्टी पर बंद हुए और सेंसेक्स भी बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या में देखें तो हाँ, सुबह कैश मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल ज़्यादा था, लेकिन दिन भर सुस्ती रहने की वजह से बंद होते होते थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आई, लेकिन कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो कह सकते हैं आज का सेशन बिल्कुल सीमित दायरे में टाइम पास वाला था। बाजार को नए और बड़े ट्रिगर की तलाश है। अब वो या तो आज रात अमेरिका में जो रोजगार के आंकड़े आने हैं उससे आ जाए, या फिर सोमवार देखेंगे। सोमवार से हमारा भी रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है। सोमवार देर शाम टीसीएस के नतीजे आएंगे, मंगलवार से उस पर भी एक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अब जो आगे ट्रिगर्स होंगे हमारे अपने होंगे, एफआईज की खरीदारी बिकवाली के और साथ ही साथ नंबर्स के। लेकिन उससे पहले बड़ा शांत कारोबार आज हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा। चलिए, तो सोमवार के बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स और स्ट्रैटेजी भी समझेंगे कुछ देर के बाद अनिल जी से, लेकिन उससे पहले अब चर्चा शुरू करते हैं संदीप जी से। संदीप जी, इनफैक्ट यूएस में एम्प्लॉयमेंट डेटा आ चुका है। बेरोजगारी के आंकड़े सामने आ गए हैं, 3.5% पर रहे हैं। 3.7% से घटकर 3.5% रहे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। अब यूएस बाजार में भारी गिरावट भी हम देख रहे हैं। डाउ जोन्स लगभग 450 पॉइंट, नैस्डैक 250 पॉइंट की गिरावट हमने देखी। अभी फिलहाल सोमवार के बाजार के लिए अब आपको भारतीय बाजारों के लिए क्या ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं और बाजार का रुख किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, बाजार में एक बात तो क्लियर है कि मजबूती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बार बार जब करेक्शन होता है और उसके बाद नीचे के लेवल्स पे बाइंग आती है। बाकी एक लैकलस्टर ट्रेडिंग रेंज था आज, सर्टेनली जैसे अनिल जी ने कहा कि एक सुस्ती भरा माहौल था और रूपी ने आज एक्चुअली में डैम्पेनर का रोल प्ले किया है। अच्छा खासा कमजोर हुआ है। इतनी फास्ट, इतनी जल्दी कमजोरी इतनी आएगी ये उम्मीद नहीं थी और ग्लोबल क्यूज वैसे वीक थे। बट अभी एक डेटा आया जो कि उसके ऊपर पूरी मार्केट की नजरें बनी हुई है। और जीडीपी का भी जो कट आया वर्ल्ड बैंक के पास, वर्ल्ड बैंक ने जो कट किया उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट था। बाकी टीसीएस के रिजल्ट्स आने वाले हैं मंडे के दिन से और क्वार्टरली रिजल्ट्स का सिलसिला शुरू होने वाला है। सो मार्केट्स थोड़े बहुत वॉलेटाइल रहेंगे। कुछ ट्रिगर्स की बिल्कुल तलाश है मार्केट को और मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी बाइंग में रहना चाहिए। स्मॉल कैप, मिड कैप फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं। आज देख रहे थे कि कुछ स्टॉक जरूर से करेक्शन के मोड में थे और मार्केट्स भी करेक्ट हो रहा था उनकी वजह से, बट कैश मार्केट के स्टॉक्स में फिर भी हलचल थी और वहां पे पैसा बनता हुआ दिख रहा था।
तो मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा और मार्केट्स में बिल्कुल बाय ऑन डिक्लाइंस का रणनीति अपनाएं। और एक जरूर ये बात है कि 16,800-900 एक नीचे का रेंज बन गया है और ऊपर की साइड में कहीं ना कहीं 17,800 से लेकर 18,000 ये एक रेंज है। तो इस रेंज में मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, बट मेरे हिसाब से बाइंग का रुख ही अपनाना चाहिए ऑन डिक्लाइंस। ओके, और अब हफ्ते भर का नजरिया इस बाजार में कहां पर रखने की सलाह आपकी आ रही है संदीप जी, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक आज आप लेकर आए हैं? बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले तो वीकली पिक जो पोजिशनल पिक के तौर पे जो लाते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में मैं काफी बुलिश हूं और ये स्टॉक मैंने पिक ऑफ द वीक में भी दिया था और मुझे आगे भी भरोसा है। गैब्रियल इंडिया 156 के लगभग बंद हुआ, 170 180 का टारगेट और 145 का स्टॉप लॉस। गैब्रियल इंडिया पोजीशन व्यू रखने की सलाह आ रही है संदीप जी की तरफ से। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक कौन सा स्टॉक है आपके पसंद संदीप जी? बिल्कुल, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड पेपर कंपनीज इन द कंट्री, और वो है जेके पेपर। पेपर स्टॉक्स पे वैसे ही बहुत बुलिश रहा हूं, बहुत सारे स्टॉक्स पहले भी रेकमेंड किए हैं और ये स्टॉक तो देखिए मैं 100 रुपए के लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहा हूं और आज 392 पे बंद हुआ है और अभी भी लगता है कि कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए जो ग्रोथ कंपनी ने दी है और जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ते हैं और करीब देखिए रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी ने बनाया, करीब 4,000 डीलर्स, 15 करीब पैन इंडिया डिपोज है अक्रॉस पैन इंडिया और 24% मार्केट शेयर है। तो इस तरीके का, और फिर इन्होंने सिरपुर पेपर मिल्स को एक्वायर किया, उसके बाद से जबरदस्त ट्रैक्शन आया कंपनी में और 8-9 के पी मल्टीपल पे स्टॉक बहुत सस्ता लगता है। 1.5% के लगभग का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 19% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16-17%, फिर 5 साल के प्रॉफिट की कैगर 27% की रही है और डेट्स तो लाजमी है कि रहता है पेपर कंपनी और कंपनी ने काफी एक्विजिशंस और ग्रोथ ली है। बट जून 2021 में देखिए 104 करोड़ का पैट था, उसके सामने जून 2022 में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स 264 करोड़ का और कंपनी देखिए 704 करोड़ टीटीएम बेसिस पे कमाई है और कंपनी की अगर आप मार्केट कैप देखो तो 6,600 करोड़ है। और मुझे लगता है कि अभी भी जिस तरीके से जेके ग्रुप है और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा एफआईआईज डीआईज भी करीब 8-9% करीब होल्ड करते हैं, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे पैसा लगाए 450-470 के टारगेट के लिए। जेके पेपर लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह संदीप जैन की तरफ से। आइए कुछ कॉलर से बात करते हैं। अब अलीगढ़ से विनोद हमारे साथ हैं। विनोद जी स्वागत करते हैं, कौन से स्टॉक पर सवाल है? नमस्कार मैम, मेरा नाम जी मैम, टाटा स्टील के लिए बात कर रहे हैं। 122 में 100 क्वांटिटी बाई किए हैं। ओके, 100 क्वांटिटी आपके पास है और कब तक के लिए लिया है आपने? मैम लॉन्ग टाइम के लिए लिया है, जैसे 2-4 साल के लिए। 5 साल में 5 साल बोल सकते हैं। टाटा स्टील में लॉन्ग 5 साल का नजरिया टाटा स्टील में सही स्ट्रैटेजी है इनकी? सर ऑडियो म्यूट है आपका। सो सॉरी, देखिए टाटा स्टील इन्होंने लिया, लास्ट वीक भी अपनी टाटा स्टील के ऊपर बात हुई थी और मैं यही कहूंगा कि आप कमोडिटी स्टॉक्स या सिक्लिकल स्टॉक कोई भी लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ट्रेडर मेंटालिटी रखना पड़ता है। ये नहीं है कि आप लेके भूलने वाले स्टॉक्स है, ये कोई बहुत ज्यादा रिटर्न्स वैसे देते नहीं है क्योंकि इनकी एक साइकिल होती है 8 साल 9 साल की साइकिल, और इस बार जो साइकिल और जो ग्रोथ आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी और अब ये लेवल्स ऐसे है। बट फिर भी टेक्निकली टाटा स्टील बढ़िया लगता है क्योंकि मैं चार्ट्स पे देख रहा था तो बढ़िया लग रहा था, तो डाउनसाइड बहुत है नहीं और अभी जो कॉर्पोरेट एक्शन आया है और जो फायदा इस कंपनी को मिलेगा इन सब सिनर्जी से, तो इसलिए स्टॉक को लिया जा सकता, मतलब होल्ड किया जा सकता है, मैं यही कहूंगा। सो कंटिन्यू होल्डिंग इट। ओके, कंटिन्यू होल्डिंग टाटा स्टील, ये राय संदीप जी की तरफ से। वडोदरा से देव आनंद साहब हमारे साथ हैं। देव जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? हाँ जी, मेरे पास आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, 270 शेयर्स हैं और 73 रुपीज 90 पैसे के रेट से मैंने लिए हुए हैं। कब तक के लिए जी? कब तक के लिए लिया है स्टॉक? नहीं, एक्चुअली मैंने तो बहुत टाइम से लिए रखे हैं, तो मैं खाली जानना चाहता था कि इसका क्या करूं मैं। ओके, 990 के तो नुकसान पर भी हैं ये
आरपीपी इंफ्रा क्या करें संदीप जी? नहीं देखिए, वेरी फ्रेंकली मैं स्टॉक को ट्रैक नहीं करता, हालांकि मैं मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स को काफी ट्रैक करता हूं। और ये स्टॉक वैसे मतलब ऐसा नहीं कि नहीं सुना, सामने आया हुआ है, बट जिस तरीके के फंडामेंटल्स और जो डिटोरिएशन हुआ है फंडामेंटल्स में, तो इसलिए मैं इसको एकदम ऑफ रडार कर रखा हूं। और मेरे हिसाब से देखिए, इनको भी एक बाउंस पे निकल जाना चाहिए। ये जरूर है कि अच्छा खासा करेक्शन आ चुका तो एक लाजमी है कि बाउंस आ जाता है, बट बाउंस भी मुझे नहीं लगता कि 40-45 रुपए से ज्यादा आएगा। तो इनको निकलने की राय दूंगा, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत वीक है, प्लेजिंग सारी चीजें दिख रही है, और कंपनी में देखिए लॉसेस में भी थी, कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट में भी नहीं थी। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक से उछाल में निकलने की राय ही रहेगी। ओके, एग्जिट करें आरपीपी इंफ्रा से? संदीप जी की राय आ रही है इस पर। सतना से उमेश गुप्ता से बात करते हैं। उमेश जी स्वागत करते हैं, बताइए आपका स्टॉक कौन सा है? मेरा मैम बिरला कारपोरेशन का है। मैंने 950 शेयर लिए थे, 10 रुपए 950 और 1045 पे लिया था मैंने। ओके, 1045। और कब तक के लिए लिए हैं? बस मैं सोच रहा हूँ कि बस ये 1 मंथ। अच्छा, बस 1 महीने का, 1 महीने का नजरिया बिरला कॉर्प पर रख रहे हैं। बहुत भारी नुकसान है इन्हें बिरला कॉर्प में। संदीप जी क्या करें? नुकसान बांध लें क्या, निकल लें इससे? नहीं, होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सीमेंट स्टॉक्स पे वैसे मैं बुलिश हूँ। एमपी बिरला ग्रुप की कंपनी है, इन्होंने रिलायंस का भी टेक ओवर किया था पास्ट में, एक रिलायंस की सीमेंट कैपेसिटी को, और अच्छा खासा कैपेसिटीज पे बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए ग्रोथ पे भी काफी फोकस है एमपी बिरला ग्रुप की कंपनी को, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब इनके 1045 का लिया हुआ है और 100 रुपया करीब नीचे है, बट आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये कवर अप कर लेगी, जिस तरीके से सीमेंट में रुझान बना हुआ है। और मैंने बहुत सारे सीमेंट के स्टॉक्स रेकमेंड किया, हालांकि इसको मैंने ज्यादा रेकमेंड नहीं किया, बट फिर भी फंडामेंटली मुझे ये स्टॉक भी वैसे ठीक लगता है, सो होल्ड करते रहे। बिरला कॉर्प बने रहें, ये सलाह संदीप जी की तरफ से आ रही है। हरियाणा से चिराग नंदवानी हमारे साथ है। चिराग जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन सा स्टॉक आपने लिया है? मैम मेरा एलआईसी का शेयर है, 450 शेयर है एट द रेट 760 रुपीज, और मार्च तक की टारगेट लेके चल रहा हूँ मार्च तक रखने का, तो क्या करना चाहिए? मार्च तक रखना चाह रहे हैं एलआईसी का स्टॉक। संदीप जी बताइए क्या कर सकते हैं ये? नहीं, होल्ड करें। देखिए मार्च तक रखना चाहते और आगे भी रखना पड़ सकता है, क्योंकि ये स्टॉक देखिए एक बार आईपीओ आने के बाद काफी गिरा हुआ है, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि जो वैल्यूएशंस है वर्ल्ड ओवर अगर देखें तो वन ऑफ द चीपेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज, और इंडिया की तो देखिए बैकबोन है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट्स की, तो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक होल्ड करने लायक है, और हो सके तो नीचे के लेवल्स पे एवरेज की भी राय देंगे, बट अभी उसके लिए समय है, थोड़ा देखेंगे रिजल्ट्स और ये सब आने हैं, और चैनल को देखते रहें, और जरूर समय इसको पूरा ध्यान रख रहे हैं एलआईसी के ऊपर, क्योंकि इसमें बहुत लोग अटके हुए हैं, बट अटकने में कोई बुराई नहीं है, फैंटास्टिक स्टॉक है, कहीं कोई इश्यू नहीं है, सो कंटिन्यू होल्डिंग इट। ओके, एलआईसी को होल्ड रखें, संदीप जी की राय आ रही है आपके लिए। अगला सवाल व्हाट्सएप पर आ रहा है इस वक्त सोलापुर से संदीप चौहान का। हीरो मोटो कॉर्प पर ये सवाल पूछ रहे हैं। 25 शेयर है और इनकी है 2500 इस पर खरीद। इनफैक्ट आज ही कंपनी ने 2 इलेक्ट्रॉनिक ई स्कूटर लॉन्च किए हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1,45,000 रुपए से शुरू है, और आपकी नॉलेज के लिए बता दें 10 अक्टूबर से जो हीरो मोटो की वीडा है उसकी 2,499 में बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। चलिए, तो हीरो मोटो कॉर्प को लेकर आज की न्यूज रही। क्या करें फिलहाल ये अपने स्टॉक में? नहीं, बिल्कुल धन्यवाद, आपने इनफैक्ट अपडेट दिया मुझे, और ये मुझे पता था और मेरा काम आपने आसान किया। बट हीरो मोटो को आप संभाव मुझे बहुत बढ़िया लगता है। एक चीज ये है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू टीवीएस मोटर्स, और कोई भी रीजन हो भले ही, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक वापस से बाउंस करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा बाय है। बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करके रखें, आगे भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स और ईवी में जो इनका आगाज है इसकी वजह से इनको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। मेरे हिसाब से इट्स अ गुड होल्ड, एंड नीचे आए तो घबराए नहीं, एवरेज करें और थोड़ा लंबा नजरिया रखें। सोमवार के बाजार के लिए क्या रखें खास तैयारी, और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से।
हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 40 पॉइंट ऊपर हरे निशान में ट्रेड करे थे। दिन भर लाल निशान में ट्रेड करने के बाद आखिरी घंटे भर में डाउ फ्यूचर्स में हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिली और इसी वजह से भारतीय बाजार 17,300 के ऊपर निफ्टी पर बंद भी हो पाए। तो देखते हैं आज रात अमेरिका में डेटा कैसे आते हैं और किस तरह का सेशन रहता है। सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स पर रखेंगे नजर। ये तो हो गए बाहर के ट्रिगर्स जहां पर हमें अमेरिका के बॉन्ड डील्स और साथ ही डॉलर इंडेक्स को भी देखना है। लेकिन लोकल ट्रिगर्स के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि एफआईज के आंकड़े किस तरह के निकल कर आते हैं। बाजार तो हल्के हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और सोमवार को आएंगे शाम को टीसीएस के नतीजे और इसके साथ ही नतीजों के सीजन की शुरुआत भी हो जाएगी। तो रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन धीमे धीमे बढ़ना शुरू होगा और बाजार का जो कमजोर सेक्टर है आईटी, उसी से नतीजों की शुरुआत होगी। तो मेक और ब्रेक आईटी होगा अगले हफ्ते की शुरुआत में। इन सारे ट्रिगर्स पर आपको नजर रखनी है। अब जहां तक सपोर्ट का सवाल है, 17,175, 17,200 ये सपोर्ट का काम करेगा। 17,375, 17,450 रुकावट की जगह होगी सोमवार के लिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 38,650, 38,800 सपोर्ट रहेगा आपके लिए और ऊपरी स्तरों पर 39,500, 39,600 हल्की फुल्की रुकावट की जगह। इस रेंज के किसी एक तरफ बाहर निकले, ऊपर या नीचे की तरफ निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो बड़ा मूव आएगा। नहीं तो सोमवार को भी हम इसी छोटी रेंज में ऊपर नीचे ट्रेड करके बंद होंगे। शुरुआत करने के लिए संकेत मिलेंगे ग्लोबल मार्केट से और उसके बाद भारतीय बाजार अपने संकेतों के दम पर आगे एक्शन को बढ़ाएंगे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन अगले हफ्ते भी भरपूर रहने की संभावना है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करना रहेगा एकदम परफेक्ट। आइए अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर भी करते हैं चर्चा। हमारे साथ हैं आज खास मेहमान मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी स्वागत करते हैं। बताइए सोमवार को ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है? जी नमस्कार। देखिए बाजार में ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस है, बट अच्छी बात यह है कि नीचे के लेवल से रिकवरी आ रही है। ओवरऑल मार्केट में सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि निफ्टी नीचे में 17,000 इकोतर का सपोर्ट है, ऊपर में 17,442 का हर्डल है और सेलेक्टिव स्टॉक्स बाजार में अच्छा करते हुए नजर आएगा। फेस्टिवल सीजन है तो फेस्टिवलिटी रिलेटेड सेक्टर यहाँ पे वर्क करेंगे, जैसा कि कंजम्पशन हुआ, आपके डिफेंस के काउंटर भी अच्छा चल रहे हैं, या फिर आप सेलेक्टिव सीमेंट काउंटर्स की बात करेंगे तो वो ट्रेड सेटअप यहाँ पे रहेंगे। एक टाइटन का लग रहा है, फेस्टिवल डिमांड भी यहाँ पे है और स्टॉक का सेटअप अच्छा है और इंडिया में कंजम्पशन का थीम अच्छा चल रहा है। तो टाइटन में कहीं ना कहीं यहाँ से 3 से 5% का मूवमेंट बनना चाहिए। टाइटन की 2800 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। लगभग 54 रुपए के आसपास बंद हुआ है, यहाँ पे 38 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 90 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। और टाइटन के अलावा सीमेंट काउंटर हमें अच्छे लग रहे हैं। इसमें इंडिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट 2 काउंटर है जहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है और अंबुजा सीमेंट की यहाँ पे ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। यहाँ पे कोई भी डिप आए तब ऑप्शन ले। यहाँ पे लगभग ऐसा मानना है कि 4 से 5% की और रैली अंबुजा सीमेंट में बननी चाहिए। धन्यवाद करेंगे चंदन जी सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ। और संदीप जी आपकी तरफ से सोमवार के इंट्राडे पे कौन सी? बिल्कुल बैंक ऑफ बड़ौदा, ये स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्म किया पूरे बैंकिंग सेक्टर को, फिर करेक्शन हुआ और कंसोलिडेट हुआ और अब लगता है कि बहुत बढ़िया लेवल्स पे है। तो 135 पे क्लोजिंग आई थी, 139 139 और 141 141 का टारगेट लगाएं और 133 का स्टॉप लॉस। तो इंट्राडे खरीदारी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद संदीप जैन की बहुत धन्यवाद करेंगे। आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही। रुकते हैं ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।